सुनते से दिल छू लेने वाली कहानी। एक घर जहाँ घड़ी की सुइयां भी इजाजत लेकर चलती थी। शाम के 6:30 बज चुके थे। आसमान पर हल्का अंधेरा उतरने लगा था। सड़क किनारे लगे पीले स्ट्रीट लाइट के नीचे दो लड़कियां तेज तेज कदमों से घर की ओर बढ़ रही थी। दोनों के कंधों पर कॉलेज के बैग थे, लेकिन उनके चेहरे पर पढ़ाई की थकान से ज्यादा डर साफ दिखाई दे रहा था। अवनी बार बार अपनी कलाई घड़ी देख रही थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। हे भगवान, आज तो बहुत देर हो गई, उसने घबराकर कहा। उसके साथ चल रही टीना बिल्कुल बेफिक्र थी। वह आराम से च्युइंगम चबा रही थी। उसने हवा में एक बड़ा सा बुलबुला बनाया और उसे फोड़ते हुए हंस पड़ी। इतना क्यों डर रही है? रोज का ड्रामा है, अवनी ने धीमे स्वर में कहा। ड्रामा नहीं है टीना, बाबूजी सच में बहुत गुस्सा करेंगे, टीना ने व्यंग से मुस्कुराते हुए कहा। राजेश जी को तो गुस्सा करने के लिए किसी वजह की जरूरत कब पड़ी? उन्हें तो बस कोई बहाना चाहिए। अवनी तुरंत रुक गई। कितनी बार कहा है उन्हें बाबूजी कहा कर। टीना ने कंधे उचकाए। मेरे लिए वो सिर्फ राजेश जी हैं। बाबूजी वो होते हैं जो बच्चों की बात भी सुनते हैं। दोनों फिर चलने लगे। कुछ पल की खामोशी के बाद अवनी बोली, बस लेट थी, इसमें हमारी क्या गलती? टीना हंसी। गलती? इस घर में लड़की होना ही सबसे बड़ी गलती है। अवनी ने कुछ नहीं कहा। उसे पता था टीना के भीतर बरसों से जमा हुआ गुस्सा किसी ज्वालामुखी की तरह था, लेकिन उसकी अपनी दुनिया अलग थी। वे मानती थी कि पिता चाहे जैसे हो, उनका सम्मान करना चाहिए। टीना मानती थी कि सम्मान कमाया जाता है, डर से नहीं मिलता। इसी सोच ने दोनों बहनों के रास्ते अलग कर दिए थे। तभी टीना अचानक रुक गई। जानती है अवनी, मुझे नौकरी मिलते ही सबसे पहले क्या करना है? क्या? इस घर से हमेशा के लिए निकल जाना। अवनी की आंखें फैल गई। ऐसी बातें मत किया कर। क्यों? क्योंकि ये घर है। टीना कड़वाहट से हंसी। घर? इसे घर कहती है तो? उसने सामने दिखाई देती ऊंची दीवारों की तरफ इशारा किया। ये जेल है, जहाँ सांस लेने तक का समय तय है, हंसना तय है, बोलना तय है, दोस्त बनाना तय है, कपड़े तय हैं, सपने तक तय हैं। अवनी के पास कोई जवाब नहीं था। दोनों घर के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी, लेकिन अंदर जाने से पहले दोनों के कदम एक साथ ठिठक गए, क्योंकि इस घर के दरवाजे से जुड़ी एक ऐसी याद थी जिसे भूलना नामुमकिन था। वो याद थी सोनम दी। सोनम, राजेश की सबसे बड़ी बेटी। पूरे शहर में उसकी मिसाल दी जाती थी। 12वीं में टॉप किया था, कॉलेज में गोल्ड मेडल, उसे दिल्ली की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप मिली थी। उसकी आंखों में सपने थे, वे प्रोफेसर बनना चाहती थी। लेकिन राजेश जी की सोच अलग थी। इतनी पढ़ाई करके क्या करेगी? आखिर में चूल्हा ही तो संभालना है। उन्होंने एक दिन साफ कह दिया। सोनम ने बहुत समझाया, बाबूजी बस 2 साल और पढ़ लेने दीजिए। लेकिन राजेश का फैसला पत्थर की लकीर था। कुछ ही दिनों बाद उसकी शादी शहर के सबसे अमीर परिवार में तय कर दी गई। लोग कहते थे, क्या किस्मत पाई है लड़की ने। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा उसकी अपनी इच्छा क्या थी। शादी के बाद धीरे धीरे सोनम की मुस्कान गायब होने लगी। उसके फ़ोन कम आने लगे। जब भी बात होती वह सिर्फ इतना कहती, मैं ठीक हूँ। लेकिन उसकी आवाज़ बता देती थी, वह बिल्कुल ठीक नहीं है। ससुराल वालों को पढ़ी लिखी बहू नहीं, एक आज्ञाकारी नौकरानी चाहिए थी। छोटी छोटी बात पर अपमान, मानसिक प्रताड़ना, ताने, अपनी पढ़ाई छोड़ने का दर्द, सब मिलकर उसे अंदर से तोड़ते गए। कई बार उसने मायके फ़ोन किया, बाबूजी मुझे कुछ दिन घर आना है। हर बार एक ही जवाब मिलता, शादी के बाद लड़की का घर उसका ससुराल होता है, थोड़ा बहुत सब जगह चलता है। सोनम हर बार चुप हो जाती। धीरे धीरे उसने रोना भी छोड़ दिया। एक दिन खबर आई, वे कई दिनों से कमरे में बंद थी। ना किसी से बात करती थी, ना खाना खाती थी, ना खुद को पहचानती थी। डॉक्टर ने कहा, मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। आज सोनम एक मानसिक पुनर्वास केंद्र में रहती थी।
उसकी आंखें अक्सर किसी खाली दीवार को देखती रहती थी, जैसे किसी का इंतजार हो जो कभी आया ही नहीं। यही घटना टीना के भीतर आग बनकर जल रही थी। वे हर दिन खुद से वादा करती, मैं सोनम दीदी नहीं बनूंगी। उसी आग ने उसे नौकरी के लिए तैयार करने की ताकत दी। आज वे उसी इंटरव्यू से लौट रही थी, लेकिन ये बात अभी घर में कोई नहीं जानता था सिवाय उसके। लोहे का भारी दरवाज़ा चरमराया। दोनों बहनें अंदर दाखिल हुईं। दालान में वही पुरानी आराम कुर्सी रखी थी। उस पर बैठे थे राजेश जी। सफ़ेद कुर्ता, माथे पर गहरी लकीरें, हाथ में पुरानी घड़ी, नज़र दीवार की घड़ी पर टिकी हुई। पूरा घर सांस रोके खड़ा था। रसोई में खड़ी माँ सरोज ने गैस की आंच धीमी कर दी। छोटा भाई राहुल अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर चुका था। सब जानते थे अब तूफान आने वाला है। राजेश ने धीरे धीरे सिर उठाया। उनकी आंखें दोनों बेटियों पर टिक गई। कुछ क्षण की खामोशी और फिर उनकी गरजती आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी। वक्त देखा है तुम दोनों ने? अवनी का गला सूख गया। वे कांपती हुई बोली, बाबूजी, बस स्टैंड पर बस लेट थी इसलिए। चुप! राजेश की एक आवाज़ ने उसका वाक्य बीच में ही रोक दिया। मेरे घर के नियम किसी बस के हिसाब से नहीं बदलते। 6 बजे का मतलब 6 बजे। कल से अगर 1 मिनट भी देर हुई तो दोनों का कॉलेज बंद। पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। अवनी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार टीना चुप नहीं रही। उसने धीरे से अपना बैग उतारा और जोर से मेज पर पटक दिया। पूरा कमरा उस आवाज़ से कांप उठा। उसने पहली बार बिना झिझक अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर कहा, कॉलेज बंद कर दीजिए, लेकिन हमारी जिंदगी पर पहरा लगाना बंद कीजिए राजेश जी। राजेश की आंखें फैल गईं। घर की हवा जैसे एक पल के लिए थम गई। उन्हें अंदाजा नहीं था कि आज उनकी छोटी बेटी उनके बनाए डर के साम्राज्य को पहली बार खुली चुनौती देने वाली थी। पूरा दालान सन्नाटे में डूब गया। राजेश की आंखों में अविश्वास था। शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी बेटी इस तरह उनके सामने खड़ी होकर सवाल करेगी। क्या कहा तुमने? उनकी आवाज़ पहले से भी भारी हो गई। टीना बिना डरे वहीं खड़ी रही। वही जो आपने सुना। अपनी घबराकर टीना का हाथ पकड़ने लगी। टीना, बस कर। लेकिन आज टीना रुकने वाली नहीं थी। बरसों से भीतर दबा गुस्सा आज शब्द बनकर बाहर आ चुका था। राजेश तेज कदमों से उसके सामने आ गए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस लहजे में बात करने की? टीना ने गहरी सांस ली। हिम्मत आपने ही दी है। जिस घर में बच्चों को बोलने का अधिकार नहीं मिलता, एक दिन वही बच्चे चीखना सीख जाते हैं। राजेश का हाथ गुस्से में उठा। अपने डर के मारे चिल्ला उठी, बाबूजी नहीं! लेकिन टीना टस से मस नहीं हुई। उसने सीधे उनकी आंखों में देखते हुए कहा, मार लीजिए, शायद इससे आपकी इज्जत और बड़ी हो जाएगी। राजेश का हाथ हवा में ही रुक गया। इतने बरसों में पहली बार किसी ने उससे इस तरह बात की थी। उसी समय रसोई से माँ सरोज दौड़ कर आई। बस कीजिए जी, बच्ची है। राजेश जी गरजे, इसलिए तो बिगड़ गई, तुम्हारे लाड़ने से सिर पर चढ़ा दिया। सरोज चुप हो गई। उन्हें भी बरसों से चुप रहना सिखा दिया गया था। घर में आखिरी फैसला हमेशा राजेश का होता था। टीना ने माँ की ओर देखा। उनकी झुकी हुई नजरें देखकर उसका दिल और भर आया। माँ, आप कब तक डरती रहेंगी? सरोज ने धीरे से सिर हिलाया। बेटी, हर बात लड़कर नहीं जीती जाती। टीना मुस्कुरा दी, और हर बात चुप रहकर भी नहीं बचाई जाती। कमरे में फिर खामोशी छा गई। कुछ पल बाद टीना अपने बैग से एक लिफाफा निकालकर राजेश के सामने रख देती है। ये क्या है? मेरी नौकरी का नियुक्ति पत्र। राजेश ने कागज खोला। शहर की एक बड़ी कंपनी में चयन, अच्छा वेतन, अगले सोमवार से ज्वाइनिंग। उन्होंने कागज मेज पर फेंक दिया। कोई नौकरी वोकरी नहीं करोगी तुम। मैंने फैसला कर लिया है, अगले महीने तुम्हारी शादी की बात पक्की कर दूंगा। ये सुनते ही टीना हंस पड़ी। उसकी हंसी में दर्द था। इतनी जल्दी? या फिर कोई अमीर परिवार मिल गया है जिसके सामने आप फिर अपनी झूठी शान दिखा सकें? राजेश तमतमा उठे। अपनी सीमा में रहो। टीना की आंखें भर आईं।
सीमा? सोनम दी भी अपनी सीमा में ही रहती थी। क्या मिला उन्हें? कमरे में जैसे किसी ने बम फोड़ दिया हो। सोनम का नाम सुनते ही राजेश का चेहरा बदल गया। उन्होंने नजरें फेर ली। टीना ने बोलना जारी रखा। जब वो रो रो कर कहती थी कि उन्हें बचा लीजिए, तब आपने क्या कहा था? ससुराल की बातें हैं, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हुआ? अवनी फूट फूट कर रोने लगी। माँ सरोज की आंखें भी भर आईं। राजेश चिल्लाए, बस एक शब्द और नहीं। लेकिन आज टीना के शब्द रुकने वाले नहीं थे। नहीं, आज सब होगा। आज पहली बार इस घर में सच बोला जाएगा। वे एक एक शब्द पर जोर देते हुए बोली। सोनम दी पागल पैदा नहीं हुई थी। उन्हें इस हालत तक पहुंचाने वालों में सबसे बड़ा हाथ उनका ससुराल नहीं, आपका था। क्योंकि जब उन्हें अपने पिता की ज़रूरत थी, तब आपने समाज की इज्जत बचाई, अपनी बेटी की नहीं। राजेश का चेहरा सफ़ेद पड़ने लगा। उनकी आंखों में पहली बार दर्द दिखाई दिया, लेकिन अहंकार अभी भी जिंदा था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैंने वही किया जो हर बाप करता है। टीना ने सिर हिलाया। नहीं, हर बाप अपनी बेटी की लाश जैसी जिंदगी नहीं चुनता। इतना कहकर वे अपने कमरे में चली गई। पूरा घर शांत हो गया। उस रात किसी ने ठीक से खाना नहीं खाया। अवनी चुपचाप टीना के कमरे में पहुंची। टीना अपने कपड़े सूटकेस में रख रही थी। अवनी घबरा गई। ये क्या कर रही है? कल सुबह चली जाऊंगी। कहाँ? जहाँ मेरी पहचान मेरे सपनों से हो। किसी की इज्जत का बोझ बनकर नहीं। अवनी रो पड़ी। मुझे छोड़कर मत जा। टीना ने उसे गले लगा लिया। मैं तुझे छोड़कर नहीं जा रही। मैं चाहती हूँ कि एक दिन तू भी अपने फैसले खुद ले सके। अवनी सिसकते हुए बोली, अगर बाबूजी बदल गए तो? टीना ने उदास मुस्कान के साथ कहा, कुछ लोग तब बदलते हैं जब उनके पास होने के लिए कुछ बचता नहीं। उधर अपने कमरे में राजेश अकेले बैठे थे। कमरे की दीवार पर लगी पुरानी तस्वीर पर उनकी नज़र पड़ी। उसमें तीनों बेटियां छोटी थी। सोनम उनकी गोद में बैठी हंस रही थी। अवनी उनकी उंगली पकड़ी खड़ी थी और नन्ही टीना उनके कंधे पर चढ़ने की जिद कर रही थी। राजेश की आंखें नम हो गई। उन्हें याद आया, सोनम बचपन में हर रात उनसे कहानी सुनकर ही सोती थी। एक दिन उसने मासूमियत से पूछा था, बाबूजी, अगर मैं बहुत बड़ी अफसर बन गई तो आपको अच्छा लगेगा? उन्होंने हंसते हुए कहा था, मेरी बेटी तो रानी बनेगी। फिर कब? उन्होंने उसी बेटी के सपनों का गला घोट दिया। उन्हें खुद भी याद नहीं रहा। इतने में उनकी नज़र अलमारी पर रखी एक डायरी पर गई। वो सोनम की डायरी थी, जिसे उसके अस्पताल जाने के बाद सरोज चुपचाप घर ले आई थी। कई सालों से राजेश ने उसे कभी छुआ तक नहीं था। आज जाने क्यों उन्होंने डायरी खोल ली। पहले ही पन्ने पर लिखा था, काश बाबूजी एक दिन मेरे आंसू भी उतनी गंभीरता से देख पाते जितनी गंभीरता से वे समाज की बातें देखते हैं। शायद उस दिन मेरी जिंदगी बच जाती। ये पढ़ते ही राजेश के हाथ कांपने लगे। डायरी उनके हाथ से गिर गई। उनकी आंखों से वर्षों बाद पहली बार आंसू बह निकले। उन्हें समझ आने लगा था, उन्होंने सिर्फ एक बेटी नहीं खोई, उन्होंने एक पिता होने का अधिकार भी खो दिया था। लेकिन क्या अभी बहुत देर हो चुकी थी? रात के लगभग 2 बजे थे। पूरा घर सो चुका था, लेकिन राजेश जी की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। बार बार सोनम की डायरी के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। काश बाबूजी एक दिन मेरे आंसू भी उतनी गंभीरता से देख पाते जितनी गंभीरता से समाज की बातें देखते हैं। उन्होंने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। इतने वर्षों में पहली बार उन्हें अपने फैसलों पर शर्म आ रही थी। उन्हें याद आया, जब सोनम आखिरी बार मायके आई थी, उसने उनके पैरों में बैठकर कहा था, बाबूजी मुझे मत भेजिए, मैं घुट रही हूँ। लेकिन उन्होंने उसी दिन उसे समझाकर वापस भेज दिया था। उस समय उन्हें लगा था कि वे एक पिता का कर्तव्य निभा रहे हैं। आज समझ आया, वे सिर्फ अपनी झूठी शान बचा रहे थे। सुबह 5 बजे ही राजेश उठ गए। सरोज ने उन्हें पहली बार बिना आवाज़ लगाए जागते देखा। क्या हुआ? उन्होंने धीमे स्वर में पूछा। राजेश की आवाज़ भर्रा गई। सरोज,
मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। सरोज उन्हें देखती रह गई। शादी के 35 साल में उन्होंने पहली बार राजेश को अपनी गलती स्वीकारते देखा था। उन्होंने धीरे से कहा, गलती मान लेने वाला इंसान छोटा नहीं होता। राजेश की आंखें भर आई। लेकिन अगर बहुत देर हो चुकी हो तो? सरोज ने उनका हाथ पकड़ लिया। जब तक रिश्ते सांस ले रहे हो तब तक देर नहीं होती। उधर टीना अपना सूटकेस लेकर बाहर निकलने ही वाली थी। अवनी रो रो कर उसकी मदद कर रही थी। फोन करती रहना। टीना ने मुस्कुराकर उसका माथा चूमा। तू भी अपना ख्याल रखना। तभी पीछे से आवाज़ आई, रुको। दोनों बहनें पलटकर देखने लगी। दरवाजे पर राजेश खड़े थे, लेकिन आज उनका चेहरा पहले जैसा कठोर नहीं था। वे धीरे धीरे टीना के पास गए। कुछ क्षण तक कुछ नहीं बोले। फिर अचानक उन्होंने दोनों हाथ जोड़ लिए। पूरा घर स्तब्ध रह गया। अवनी की आंखें फैल गईं। सरोज के हाथ से पूजा की थाली गिरते गिरते बची। राजेश कांपती आवाज में बोले, अगर हो सके तो अपने इस अपराधी पिता को माफ कर देना। टीना को लगा जैसे उसने कुछ गलत सुन लिया हो। क्या? राजेश की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं हार गया बेटा, अपनी झूठी शान से हार गया। समाज जीत गया, लेकिन मैं अपनी बेटियों से हार गया। टीना की आंखें भी नम हो गई। वे बरसों से इसी पल का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। राजेश ने आगे बढ़कर कहा, तुम नौकरी करना चाहती हो, करो। अपने सपने पूरा करना चाहती हो, पूरे करो। अब तुम्हारी जिंदगी के फैसले तुम करोगी, मैं नहीं। अवनी फूट फूट कर रो पड़ी। टीना के हाथ से सूटकेस छूट गया। राजेश ने उसे पहली बार वैसे गले लगाया जैसे बचपन में लगाया करते थे। दोनों बाप बेटी देर तक रोते रहे। कुछ देर बाद राजेश बोले, एक जगह चलोगी? कहाँ? सोनम के पास। ये सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। मानसिक पुनर्वास केंद्र के बाहर कार रुकी। राजेश के कदम कांप रहे थे। कमरा नंबर 12 के बाहर पहुंचकर उनकी हिम्मत जवाब देने लगी। टीना ने उनका हाथ पकड़ लिया। चलिए बाबूजी। अंदर खिड़की के पास सोनम बैठी थी। वे चुपचाप बाहर उड़ते पक्षियों को देख रही थी। बाल बिखरे हुए थे, चेहरा सूना, आंखें खाली। राजेश धीरे धीरे उसके सामने जाकर बैठ गया। कई मिनट तक कुछ नहीं बोले। फिर कांपती आवाज में कहा, सोनम। सोनम ने धीरे से उनकी ओर देखा, पहचानने की कोशिश की। राजेश फूट पड़े, बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैं तेरा सबसे बड़ा गुनहगार हूँ। उनकी आवाज़ सुनकर सोनम की आंखों में हल्की हल्की सी हरकत हुई। उसने बहुत धीरे से पूछा, बाबूजी? राजेश रोते हुए उसके पैरों में बैठ गया। हाँ बेटा, तेरा वही बाबूजी जिसने तुझे कभी समझा ही नहीं। सोनम की आंखों से भी आंसू बह निकले। वे बरसों बाद पहली बार रो रही थी। उसने कांपते हाथों से अपने पिता के सिर पर हाथ रखा। टीना और अवनी ये दृश्य देखकर खुद को रोक नहीं सकी। पूरा कमरा सिसकियों से भर गया। डॉक्टर बाहर खड़े ये दृश्य देख रहे थे। उन्होंने धीरे से कहा, कभी कभी दवाइयों से ज़्यादा असर सच्चे पश्चाताप और अपनेपन का होता है। अगले कुछ महीनों में बहुत कुछ बदल गया। टीना ने अपनी नौकरी शुरू कर दी। अवनी ने आगे की पढ़ाई के लिए विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। राजेश अब हर निर्णय लेने से पहले अपनी बेटियों की राय पूछते। उन्होंने मोहल्ले में होने वाली हर बैठक में एक ही बात कहना शुरू कर दिया, बेटियां इज्जत बचाने का साधन नहीं, भगवान का सबसे बड़ा विश्वास होती है। लोग हैरान होते। यही राजेश पहले लड़कियों की पढ़ाई के खिलाफ थे, आज वही दूसरों को बेटियों को आगे बढ़ाने की सलाह दे रहे थे। धीरे धीरे सोनम का इलाज भी असर दिखाने लगा। वे अब पहले से अधिक लोगों से बात करने लगी। एक दिन डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब इन्हें घर ले जाया जा सकता है। उस दिन राजेश की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने घर के मुख्य दरवाजे पर एक नया बोर्ड लगवाया। उस पर लिखा था, इस घर में समय से पहले सिर्फ प्यार आता है और समय के बाद भी अपने लौट सकते हैं। टीना ने बोर्ड पढ़ा और मुस्कुरा दी। अग्नि ने पिता का हाथ थाम लिया। सोनम ने बरसों बाद पहली बार खुलकर मुस्कुराने की कोशिश की। राजेश ने आसमान की ओर देखा। शायद पहली बार उन्हें महसूस हुआ, रुतबा लोगों के सामने सिर ऊंचा रखने से नहीं
बल्कि अपने बच्चों की आंखों में सम्मान बचाए रखने से मिलता है। उस दिन उस घर की घड़ी भी वही समय बता रही थी, लेकिन अब वहाँ समय का नहीं, रिश्तों का सम्मान होता था। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।